स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये बार बार मैं यही बात कहता हूं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों की अच्छाई की कामना ही तो हम कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे। अब उसके बाद हम इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन पहले देख रहे हैं, उसके बाद आगे और टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फील्ड के बीच रिलेशन देखेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा, देखे थे पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख लिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी लिखे हैं तो सही ही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंस के साथ हम लोग देख रहे हैं। याद होगा पिछले वीडियो में देखे थे dv इज इक्वल टू आया था du अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस dw इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू। तो हम लोग ये dw इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू को ले रहे हैं, du अपॉन क्यू की ज़रूरत नहीं है। dv इज इक्वल टू सीधे ले रहे हैं माइनस dw इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू, ये चीज़ माइनस dw इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू, इसको ले रहे हैं। dv इज इक्वल टू माइनस dw इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस, वर्क डन बहुत स्मॉल हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल भी कम है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में है, तो वर्क डन भी बहुत कम होगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फोर्स तो कम नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डॉट डी आर, ये डी आर होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा जो डी आर होगा अपॉन चार्ज क्यू। तो ये ध्यान होगा, एफ इलेक्ट्रिक बाई चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। तो हम और लिख सकते हैं इसको dv इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक बाई चार्ज क्यू को लिख सकते हैं ई, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, डॉट डी आर। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब इस रिलेशन को हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के फॉर्म में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। ए पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 z1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट ए का हम यदि r1 मान लें और बी का पोजीशन वेक्टर r2 मान लें, इस पोजीशन वेक्टर को r2 मान लें, तो इस सिचुएशन में ये बी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, जिसे हम डेल्टा V लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में वर्क डन फाइंड करके ई डॉट डी आर फाइंड करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यह इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी आर को कहाँ से कहाँ तक, तो डी आर पोजिशन वेक्टर ए का R1 है और बी का पोजिशन वेक्टर क्या है, R2 है। ए से बी तक चल रहे हैं, VB माइनस VA किए हैं, ए से बी तक चल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, VB माइनस VA होगा R1 पोजीशन वेक्टर से R2 पोजीशन वेक्टर तक, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम वेक्टर फॉर्म में तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे EX डी एक्स मतलब
ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी रिजोल्व कर दिए तीनों डायरेक्शंस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट डी आर को भी हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, एक्स के अलॉन्ग स्पॉट डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, वाई के अलॉन्ग स्पॉट डिस्प्लेसमेंट डी वाई और जेड के अलॉन्ग डी जेड। तो प्लस डी जेड कैप के, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो प्लस डी जेड कैप के यहाँ पर इज इक्वल टू, अब क्लियर है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर वह आ जाएगा ई एक्स डी एक्स, और माइनस जो लगा हुआ है वो है यहाँ पर ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ध्यान होगा। यह वी बी माइनस वी यानी डेल्टा वी हो गया। और लिमिट जो लिखे थे यहाँ पर वो R1 से R2 तक या A से B तक लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो अब लिमिट हम लोग यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। यानी यहाँ पर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VA, मतलब दिस मच। अब यह जो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड किए हैं, एक मिनट, यह जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किए हैं इसके आधार पर वर्क डन भी निकाल सकते हैं। ये A पॉइंट से B पॉइंट तक क्यों चार्ज को ले गए हैं यदि, तो कितना वर्क हो रहा है वो देख रहे हैं हम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू, याद होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही कहता है, यहाँ पर अभी देखे थे इसके पहले, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। इसके पहले वाले वीडियो में देखे हम, अभी नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में देखे डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होगा, क्यू डेल्टा वी होगा यहाँ पर। हैंस डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया गया है A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो डेल्टा यू मीन्स यू बी माइनस यू ए भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्यू से केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू डेल्टा वी होगा। तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्यू इन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सा चीज़ है ये। अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो देख ही लिए, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अब हम यदि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखना चाहें तो उसके पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज इक्वल टू, यह याद है माइनस, इसके पहले वाले वीडियो में देखे तो माइनस क्यू डेल्टा वी आया था, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू आया था सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अपॉन चार्ज क्यू, ये आया था यहाँ पर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू यह जो वैल्यू आया है इसके आधार पर हम इसको बिठा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे। A से B तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वह हो जाएगा माइनस क्यू डेल्टा वी, तो वहीं लिख दिया माइनस क्यू डेल्टा वी। तो ये क्या करेंगे, डेल्टा वी जो आया है इसमें माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ वहीं ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, इसके लिए लिमिट हम लोग वहीं लिख देंगे, x1 y1 z1 से लेकर के जहाँ से जहाँ तक ले जाना है, x1 y1 z1 से यहाँ पर x2 y2 z2 तक लिमिट अपने हिसाब से लिख देंगे। और यहाँ भी वैसे ही होगा, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक लिमिट होगा यहाँ पर। इससे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकल जाएगा। अब ये देखेंगे हम लोग, यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव होगा तो इसका अर्थ है वहाँ एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है,
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट उतना ही पॉजिटिव होगा, यानी जितना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा उतना उसमें माइनस लगा देंगे। यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव हुआ तब, और यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जब पॉजिटिव वर्क कर रहा है यानी एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्वयं वर्क कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये देखिए वर्क डन बाय, यहाँ पर इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे। एंड इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कोई वर्क नहीं करेगा एक्सटर्नल एजेंट। कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए और क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं हो। देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल एक, देखिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक हम एक चार्ज जिसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम्ब है ले जा रहे हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मान लीजिए जैसे 2, 5, 7 मान लेते हैं। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को -1, 3, 4 मान लेते हैं। ए से बी तक ले जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या मैग्नीट्यूड है वो दोनों इसमें लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। E इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप है। ऐसा भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये कांस्टेंट है, या XYZ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों से एक ही सिचुएशन होगा, एक को समझा देते हैं दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, वो बता देंगे, उसको हिंट कर देंगे। तो चार्ज को हम A से कहाँ ले जा रहे हैं, B तक ले जा रहे हैं, 2 माइक्रोकूलम चार्ज को। तो हम इसमें फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, चारों फाइंड कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेंज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz, इससे फाइंड करेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर डेल्टा V जो है ये किसके लिए है, B में से A के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये VB माइनस VA फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। और ये ध्यान दीजिए किसी पॉइंट C से होके भी B पर पहुंची, भाया C हो, पॉइंट C 2 माइक्रोकूलम चार्ज को किसी पॉइंट C A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं भाया C, यानी C का भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया जाए, यहाँ पर -2, 4, 6 ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो हमको C से कोई लेना देना नहीं है। हमको बहस इससे है कि कहाँ से चार्ज मूव करना शुरू किया है और कहाँ पहुँचा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बहस है, वो बात से कोई बहस नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, चाहे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के लिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के लिए, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बहस है, पाथ से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, जो इनिशियल A है, A से कहाँ तक, B तक। तो ध्यान दीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EX dx, तो EX का वैल्यू कितना है, 3 है, इनटू dx, तो dx ऐसे लगा देंगे 3dx प्लस EY का वैल्यू कितना है, -4 है, तो यहाँ -4 कर देंगे dy प्लस EZ का वैल्यू कितना है, 6 है, Z कॉम्पोनेंट 6 dz। और एक का कोऑर्डिनेट अब लिख देंगे 2, 5, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स -1, 3, 4। अब ध्यान दीजिए आप, 3dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 3x, इसका -4y, इसका +6z, तो ये हो जाएगा -3x, माइनस नहीं प्लस है यहाँ पर, ये माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस के कारण यहाँ -3x होगा, या माइनस को ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, -4y प्लस 6z। ये कहाँ से कहाँ तक,
2572 माइनस 134 इज इक्वल टू -3। x के जगह पर पहले अपर लिमिट -1 देंगे, फिर माइनस साइन देके लोअर लिमिट 2 देंगे। -4 y के प्लेस पर पहले 3 लिखेंगे अपर लिमिट, माइनस y के प्लेस पर लोअर लिमिट 5 लिखेंगे y का, प्लस 6 z के प्लेस पर पहले 4 देंगे अपर लिमिट, -7 लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 इंटू 3 -9 -4 इंटू 3 -5 -2, तो -2 इंटू -4 +8 प्लस 4 -7 -3 इंटू 6 तो -18 हो गया। अब ये क्लियर है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8 और -18 -10 और -9 -19 और माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। और ये यदि SI यूनिट में है सब, इन SI यूनिट में है सब चीज़, तो ये जूल में हो जाएगा। SI यूनिट में होगा तब, जूल नहीं वोल्ट में होगा, सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, VB माइनस VA का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, तब हम लोग चेंज इन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है, यानी 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ले गए थे तो चेंज इन पोटेंशियल होगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू ये 19, इतना हो गया, जूल में होगा ये, इज इक्वल टू, अब वैल्यू आ गया यहाँ पर सीधे समझ रहे हैं, 19 2 × 38 इंटू 10⁻⁻6 यानी 3.8 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देख रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, इसी में माइनस लगा देंगे तो -3.8 इंटू 10⁻⁵ जूल। कोई डाउट इसमें नहीं है शायद। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इतना ही पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू +3.8 इंटू 10⁻⁵ जूल हो गया। बस सिंपल है, सो सिंपल, मतलब बहुत आसान है। इस कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ गए तो बनाना तो बहुत ही आसान है। इस बात को आप अपने देखिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कीजिएगा, यदि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, इसी टॉपिक में अभी हैं हम लोग। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया। अब इक्वेशन 1 की सहायता से फिर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों अलग अलग है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस बात को देखिए, अभी बता रहे हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आया था dV इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, जिसे हमने इक्वेशन 1 दिया है। तो इससे E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -dV/dr। लेकिन ये V जो है वो पोटेंशियल है, जो स्केलर है, E जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हालांकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिया गया। तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इस इक्वेशन को तो लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर -∂V/∂x I कैप -∂V/∂y j कैप -∂V/∂z k कैप, जहाँ डेल क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, यदि पोटेंशियल के किसी इक्वेशन में, पोटेंशियल के इक्वेशन में x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम x एक्सिस के अलोंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है, इसको लिख सकते हैं EX I कैप -EY J कैप -EZ K कैप -EX। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y और z वेरिएबल्स को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। जब x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, y और z कांस्टेंट जैसे ट्रीट होंगे। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन है।
और जब y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो y को वेरिएबल और x z को कांस्टेंट जैसे ले लेंगे, और फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xy को वेरिएबल कांस्टेंट और z को वेरिएबल ले लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिए इस चीज़ को कैसे। मान लीजिए पोटेंशियल कहीं दिया हुआ है v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के फॉर्म में। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, ऐसा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एटी से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। तो v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पर करेंगे v का वैल्यू रख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्लस फिर यहाँ पर माइनस डेल v के जगह पर फिर यही वैल्यू रखेंगे। तो ये x कंपोनेंट हम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट को निकाल लेते हैं, और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट उसके आधार पर लिख देंगे। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा, Ex इज इक्वल टू, यहाँ पर x वेरिएबल है, y z कांस्टेंट जैसा है, तो यहाँ x वेरिएबल है, y बाहर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन इसको लिख देंगे हम क्या, y जब बाहर आ जाएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, y बच गया यहाँ पर, प्लस वाई जेड, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो x के रेस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। या इसमें x वेरिएबल है, z कांस्टेंट है, तो z बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो z का 1 आ जाएगा। अब माइनस तो इसमें भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z, तो माइनस वाई प्लस जेड, यह Ex का वैल्यू आ गया। अब क्लियर है कि Ey जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में किए थे तो x खत्म हो गया था, y z बचा था, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, x z बचेगा, तो माइनस एक्स प्लस जेड, और z कंपोनेंट फाइंड करेंगे ई जेड इज इक्वल टू, इसमें एक्स वाई बचेगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई जेड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y प्लस जेड, Ex कंपोनेंट माइनस x गलती से लिखा गया, माइनस y प्लस जेड यहाँ पर आई कैप माइनस x प्लस जेड जे कैप माइनस x प्लस जेड जे कैप माइनस जेड के लिए x प्लस वाई के कैप, ऐसा हो गया। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम किसी पॉइंट पर निकालना है वेक्टर E एट 2, 3, 5 पॉइंट्स पर इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पर y के प्लेस पर 3 रख देंगे, तो माइनस 3 और प्लस z के प्लेस पर 5, माइनस 3 प्लस 5 आई कैप माइनस x प्लस जेड जे कैप, तो x की जगह पर 2 और z की जगह पर 5 जे कैप माइनस x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 के कैप हो गया, माइनस 8 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 5 के कैप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सिंपल चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, और नहीं समझिएगा तो सबसे भारी है, लगता है बहुत बोझा कपार पर है, सिर पर लगता है ना कि बड़ा एक बोझा सा है फिजिक्स को। यदि नहीं समझे हैं तो लगेगा आपको कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा बोझा है। बोझ उसको मत समझिए, वो कॉन्सेप्ट्स को समझिए और शुरू से सारे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। हम कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यूअसली बताते जाते हैं, तो आप यदि कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं अच्छे से तो आप स्वयं महसूस कीजिएगा कि फिजिक्स बहुत आसान लगेगा आपको, थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा, थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। और हम भाषा को भी ईजी ही रखते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, बहुत ताकि सिंपल लगे आपको फिजिक्स, बहुत आसानी समझ जाएं। और तब देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट से क्वेश्चन बनाइए, चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, आप आसानी से 95%, 100% या 90% क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। 90 से above ही जाएगा यदि कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ गए हैं, तब इससे कम नहीं होगा आपसे। कुछ क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आता क्वेश्चन वहीं फंसेगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद नहीं समझे हैं तब तो हिलेगा नहीं, तब तो क्या समझ ही रहे हैं आप फिजिक्स कैसा है। तो बस वही है, कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और कोई हड़बड़ी मत कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए,
तब प्रॉब्लम को अप्रोच कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ईजी वे में समझिए। मेरा वर्डिंग जो होता है स्लो होता है, बहुत लोग कहते हैं कि आपका वर्डिंग स्लो है, लेकिन इसलिए करते हैं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसानी से पहले एक बार बैठा दें, और एक बार दिमाग में आपके बैठ गया तो अब तो मज़ा है, उसके बाद तो फिजिक्स आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, और क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। उसके बाद अपने आप को फास्ट कीजिए। आप पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए और तब फास्ट कीजिए अपने आप को। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन देख लिए। इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो देखे थे, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि पॉइंट सिंगल चार्ज यदि है तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ना पोटेंशियल होगा, यदि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब उसके पास पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो बिना फोर्स के, बिना एक्सटर्नल एजेंट के वर्क किए हुए कोई पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर नहीं होता है। चाहे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना होगा तो या तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तब चेंज होगा, या स्वयं कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स तभी लगेगा जब सिंगल चार्ज हो, तो लगेगा नहीं, एक अलग चार्ज और होना चाहिए कम से कम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो तब जाके फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तभी पोटेंशियल में चेंज होगा, चाहे एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, हेडिंग छोड़ देते हैं या लिख देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो ऑफ ए पॉइंट चार्ज देखेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं इसको, घबराइएगा नहीं आप लोग। ऑफ ए पॉइंट चार्ज, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है इन एक्सटर्नल फील्ड, तो यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा या पोटेंशियल भी जीरो होगा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में है ये चार्ज, तब जाके पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यदि यहाँ पॉइंट ए है यह पॉइंट, और यहाँ पोटेंशियल हम वी ए मान लेते हैं, क्यू चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यू एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू वी ए होगा। कैसे? सिंस याद होगा वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू हम लोग देखे थे, तो यू बराबर क्यू इंटू वी होगा, हो गया सिंपल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज सिस्टम देख रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर पॉइंट ए है तो वी ए ले लेते हैं पोटेंशियल, और बी है तो यहाँ वी वी ले लेते हैं, यहाँ बी पॉइंट मान लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। ये क्यू चार्ज, Q1 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज कितना है, Q2 है, यह पॉइंट यहाँ पर बी है। तो क्लियर है कि यह भी Q1 और Q2 चार्ज यदि r डिस्टेंस पर हो तो इनके आपस में इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r। ये पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम देखे थे। तो ये U बराबर इतना होगा, प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो इसके कारण भी इस पॉइंट चार्ज का उनके पास पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 इंटू वी ए, Q1 चार्ज का, प्लस Q2 चार्ज का भी एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा Q2 इंटू वी बी। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अब प्लस दोनों चार्जेज के आपस में इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ तीनों को जोड़ दिए तो निकल गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का एक्सटर्नल फील्ड में। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिसिटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सिस्टम। तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार देख तो लिया जाए कम से कम सबको। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए ना यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q जिसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है, यहाँ पर
पॉइंट P है, यह A पॉइंट है, यह पॉइंट P है, यहाँ पर चार्ज स्मॉल q ले लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, या टेस्ट चार्ज नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर लिख दिए। तो q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो क्लियर है दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि r है, पॉइंट A और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस यदि r है, तो पोटेंशियल u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन r, दोनों चार्ज से बने सिस्टम का पोटेंशियल u इज इक्वल टू, और याद होगा v इज इक्वल टू u बाई q होता है, q मतलब टेस्ट चार्ज यहाँ पर, तो u k अब बाई अपॉन r, अब बाई q, तो q यहाँ आ जाएगा, तो q से q क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हो जाएगा k अपॉन r, यही हो गया। q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर, q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो गया k अपॉन r, सिंपल है। अब यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है और बहुत से चार्जेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सिस्टम का देख रहे हैं, मल्टीपल चार्जेज सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P, जहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पर, और चार्जेज यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर -Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे चार्जेज हैं। Q1 से डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, Q2 से डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, ये डिस्टेंस R1 है, यह डिस्टेंस R2 है Q2 से, यह डिस्टेंस जो है ऐसे लिख रहे हैं ज़्यादा अच्छा होगा, Q4 से डिस्टेंस जो है मान लेते हैं R4 है, Q3 से डिस्टेंस R3 है, ये Q5 से डिस्टेंस R5 है। तो क्लियर है, पॉइंट P पर सभी चार्जेज के कारण इंडिविजुअली जो पोटेंशियल आएंगे, सारे पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस कारण एल्जेब्रिक एडिशन होगा। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन R1 प्लस k अपॉन R2, k को कॉमन ले सकते हैं, प्लस k माइनस Q3, चार्जेज यहाँ लेने हैं, ये ध्यान रखना है, साइन लेना है यहाँ पर, प्लस k, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होंगे, चार्ज और डिस्टेंस, तो उनका साइन लेना जरूरी है स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी यदि है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का साइन नहीं लेते हैं, बल्कि डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए चार्ज का साइन लेना जरूरी है, नहीं लेते हैं तो गलत होगा। प्लस k Q4 के कारण Q4 अपॉन R4 यहाँ पर, अब प्लस k Q5 अपॉन R5 हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर। Vp इज इक्वल टू मल्टीपल चार्जेस सिस्टम का। कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ है, समझते जाइएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कारण पोटेंशियल देख रहे हैं किसी पॉइंट पर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन ऑपोजिट हो, यानी टू अनलाइक चार्जेज यदि एक दूसरे के क्लोज में प्लेस कर दिए जाएं, तो यह जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यदि यह पॉइंट A मान लें या पॉइंट B मान लें, माइनस Q चार्ज A पॉइंट पर प्लेस है और B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज प्लेस है, और पोजीशन वेक्टर B चार्ज मतलब Q चार्ज का प्लस Q चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस Q चार्ज के रेस्पेक्ट में यदि R है, वेक्टर R है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में इनके प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के इक्वल होता है, जिससे वेक्टर P से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर P से डिनोट किया जाता है। तो P इज इक्वल टू Q वेक्टर R हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है और ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का वेक्टर है।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट डायमेंशन यहीं से दिख रहा है कि कूलम्ब इसका यूनिट है, इसका यूनिट मीटर है, तो कूलम्ब मीटर। सी को बड़ा कर दीजिएगा नहीं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सी को बड़ा कर दीजिएगा नहीं तो वो कूलम्ब मीटर नहीं सेंटीमीटर जैसा हो जाएगा। तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। और डायमेंशंस दिख रहा है, क्लियर है कि चार्ज का डायमेंशंस होते हैं AT और डिस्टेंस का L, तो ATL लिख सकते हैं, चाहे LAT लिखिए, LTA लिखिए, कुछ भी लिखिए इसे। और यह एक वेक्टर है तो वो तो दिखाई दे ही रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होगा वो देख रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर हेडिंग पहले लिख लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही लिख रहे हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम, सिंपल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, तो हम दोनों चार्जेज के कारण अलग अलग पोटेंशियल जो आएगा उसको फाइंड करके उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एजम्पशन से जो इक्वेशन आता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है, वही चीज़ देखना है। अदरवाइज तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, किसी भी पॉइंट पर दोनों चार्जेज के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। लेकिन उसमें कुछ एजम्पशन किया जाता है, वही देखना है यहाँ पर। वो उसके कारण सॉर्ट करने के लिए उसको जो ये इक्वेशन आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको सॉर्ट करने के लिए वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यह जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके सेंटर, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसके पोलर कोऑर्डिनेट को R थीटा एज्यूम कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं, डिस्टेंस और एंगल देखते हैं। तो इस एक्सिस के साथ ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R है। तो यहीं R और थीटा के फॉर्म में ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के सेंटर के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर यह डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर P से B पॉइंट तक का डिस्टेंस BP होगा, जिसे क्या करते हैं, यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, तो इस पॉइंट को हम O एज्यूम कर लेते हैं। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किए हैं तो हम लोग P से इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस आएगा, इस परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर यदि L नाम में यहाँ पर मान लें इस पॉइंट का नाम, तो P से B तक का डिस्टेंस P से L तक के डिस्टेंस के लगभग बराबर होगा। क्यों? क्योंकि A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन ही करते हैं कि इफ़ टू अनलाइक चार्जेज of equal magnitudes are placed close to each other, then the system is called electric dipole। दोनों चार्जेज सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड, और साइन अपोजिट हो, और दोनों क्लोज में हो, तब जाके उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं BL, वह परपेंडिकुलर कारण P से L तक का जो डिस्टेंस होगा वो P से B तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। यही एजम्पशन करते हैं, और साथ साथ इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, यह पॉइंट 2 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं। तो ये एंगल भी क्लियर है कि यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा होगा, यह एंगल भी। थोड़ा सा परपेंडिकुलर बड़ा कर देते हैं, छोटा फिगर हो गया, तो समझिए कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यह एंगल थीटा है। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इस सिचुएशन में हम P से A तक का जो डिस्टेंस है उसको लिख देंगे P से M तक के डिस्टेंस के बराबर, यानी हम PL को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू होगा PL, वह हो जाएगा इक्विवेलेंट होगा किसके,
पी के, या पी को हम लिख सकते हैं पी इक्विवेलेंट होगा पी के। आप पी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आर है, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ एल को। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से पी तक के डिस्टेंस में से ओ से एल तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है, तो आर माइनस ओ एल, और ओ एल बराबर आ जाएगा यह डिस्टेंस, यदि पूरा डिस्टेंस 12 मान लें, दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस यदि 12 मान लें, तो आधा डिस्टेंस एल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, ओ एल इज इक्वल टू आ जाएगा एल कॉस थीटा, क्योंकि यह एल हो गया, ये एंगल थीटा है, तो आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। कैसे आएगा, फिगर से देख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओ एल अपॉन हाइपोटेनियस एल, ओ एल अपॉन एल। तो ओ एल इज इक्वल टू, और ओ एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है ओ एल की जगह पर। अब सिमिलरली पी ए बराबर यहाँ पर लिखना होगा पी ए, तो पी ए भी जो डिस्टेंस होगा वह भी इक्विवेलेंट होगा पी एम के। आप पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस ओ एम, आर डिस्टेंस में ओ एम डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। बस सही एजम्पशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल भी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल भी प्लस क्यू, आप प्लस भी माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल इज इक्वल टू, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन पी बी प्लस के माइनस क्यू अपॉन पी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन पी बी। इक्विवेलेंट लिख देंगे, भी इक्विवेलेंट, भी किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, पी बी ओ एम यहाँ पर आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा के, तो के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। आप प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब क्लियर है कि के क्यू कॉमन हो गया, वहाँ यहाँ हो जाएगा 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब ये क्लियर है कि नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वीपी इक्विवेलेंट टू, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। दिख रहा है ना, वीपी इक्विवेलेंट टू यहाँ पर इज इक्वल टू, अब ये क्लियर है कि आर माइनस आर कैंसिल हो गया, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा 12 कॉस थीटा होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर वी पी इज इक्वल टू, के क्यू छूट गया यहाँ पर, के क्यू इंटू दिस मच है, तो के क्यू रहेगा यहाँ पर के क्यू, तो हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 12 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यू इंटू 12, एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यही ना डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो Q इंटू 12 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही पोटेंशियल P पॉइंट पर हो गया, जो लगभग होता है। और यह इसमें भी एजम्पशन और कर लेते हैं क्या, कि जब थीटा का वैल्यू, एल का वैल्यू बहुत कम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 जो है वो बहुत कम है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो एल उसका आधा और कम हो जाएगा, तो एल स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, और साथ साथ कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो उसको और नेग्लिजिबल कर देगा, मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो इस सिचुएशन में बीपी लिख देंगे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इफ एल इज वेरी लेस देन आर, देन Vp इज इक्वल टू हो जाएगा Vp इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा इक्विवेलेंट टू, लेकिन आप लोग इक्वल लेके बना सकते हैं क्वेश्चन, और इक्वल लेके हर जगह डिराइव भी किया जाता है डाइपोल के लिए। तो ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल Vp
पॉइंट चार्ज के कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट के कारण क्या आ गया, 1/r² आ गया। यानी पोटेंशियल जो है 1/r² डाइपोल के बाद ओक्टापोल देखेंगे तो 1/r3, क्वेड्रेपोल के कारण 1/r³ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्वेड्रेपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आएगा, और ओक्टापोल के कारण 1/r⁴ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ओक्टापोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो इस तरह से ये मतलब पोटेंशियल जो है 1/r, 1/r², 1/r³ सबके फॉर्म में आता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r भी एक सिचुएशन में आता है, जिससे हम देखेंगे आगे जहाँ दिखाई देगा वहाँ बताएंगे आप लोगों को कैसे होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, ये जेई के लिए नहीं है, लेकिन 12th के लिए है, 12th में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हमारे समझ से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हमको जो लग रहा है कि अच्छे से शायद आपको समझा पाए होंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगे, समझ पाए होंगे अच्छे से, हमारे कॉन्सेप्ट से फ़ायदा हो रहा होगा, तो वो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और साथ साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।